हमें हैदरबग जतोई वाला सिंध चाहिए। कामेड़ हैदरबग जतोई का पूछूं तो उनजी सिंध केड़ी है। उड़िए मजदूर जिए हारियाणी पुरनूर, पोरे अंदर सुबह शाम जिए सिंध। मुझो हारी भी जिए, मुझो मजदूर भी जिए, मुझी हारियाणी भी जिए, पो मुझी धरती वतन जिए। चवंदा सिंध में इंता पसंदी आहे। कामेड़ हैदरबग जतोई छा चयो आहे, चए थो भाए पंहिंजो हर इंसान पंहिंजो आहे ही ईमान। पंहिंजो ईमान आहे त उर्दू ॻाल्हाए, सिंधी ॻाल्हाए, पंजाबी ॻाल्हाए, अंग्रेज़ी ॻाल्हाए, कहिड़ी बि ॿोली ॻाल्हाए, पर उहो पंहिंजो भाए पंहिंजो हर इंसान पंहिंजो आहे ही ईमान, पंहिंजो आहे ही इस्लाम। ही जेके मुलनि वारो इस्लाम इहो न, कामेड़ हैदरबग जतोई जो इस्लाम इहो आहे त भाए पंहिंजो हर इंसान पंहिंजो आहे ही ईमान, पंहिंजो आहे ही इस्लाम। जिए सिंध जॾहिं असां इन ते हलंदासीं त पोइ वतन बि बचंदो, धरती बि बचंदी, असां बि बचंदासीं, सिंध बि बचंदी। ऐं प्रोग्राम जी कार्रवाई खे अॻिते वधाईंदे हींअर गुज़ारिश कंदुसि पाकिस्तान जे नामवर समाजी अॻवान साईं केसर बंगाली साहब खे त उहे अचनि ऐं असां मुखातिब थियनि। साईं केसर बंगाली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ दावत देने का स्टेज पे जो रोची राम और बाकी ख़वातीन और हज़रात, बहुत अच्छी बातें सुनी है। कुछ जोश की बातें भी थी और काम की बातें भी है। मैं मईशत के हवा पर ज़्यादा ज़ोर दूंगा, इसलिए कि मज़दूर किसान के हक़ के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन जब उनके पास रोज़गार नहीं होगा तो आपके साथ चलने को तैयार नहीं होगा। तो रोज़गार ज़रूरी है। कोई जद्दोजहद करने को तैयार नहीं होगा अगर घर में उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। वो पहले जाके रोटी कमाएगा, चाहे उसे आधी रोटी मिलती हो, कितना ही इस्तेसाल हो रहा हो उसका, लेकिन वो रोटी ज़रूर कमाएगा। तो ये हमें मईशत के जो घरेलू मईशत है उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये बात ख़वातीन से ज़्यादा कोई नहीं समझता कि घर के जो रोटी है वो कितनी अहम है। मैं 1990 की दिहाई में इस्लामाबाद में होता था और मर्दान में एक प्रोजेक्ट था, उस पर थोड़ा बहुत वहाँ काम करता था। वो जो प्रोजेक्ट था वो औज़ार बनाते थे जो खेतों में इस्तेमाल होते हैं, और कोशिश ये, वो सारे औज़ार पंजाब से आते थे, वज़ीराबाद वगैरह से। कोशिश ये थी कि मर्दान में इस इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर के औज़ार बनाने की, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था, बिक नहीं रहा था। तो मेरी तहकीक थी वो इस हवाले से थी कि क्यों नहीं कामयाब हो रहा ये प्रोजेक्ट। नतीजा ये निकला कि पंजाब में, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में छोटे काश्तकार है और वो अपने ज़मीन के मालिक है। जितनी उनकी पैदावार है वो उनकी है। उन्हें बांटना नहीं होता है कि 50% ज़मींदार ले जाएगा और 50% वो रखेंगे। लेकिन मर्दान के इलाके में शेयर क्रॉपिंग का निज़ाम था, तो आधे वो रखते थे, आधे ज़मींदार ले जाते थे। जब आप 100% मेहनत करेंगे और आधा आपको उसका फल मिलेगा, तो मेहनत करने का फिर उसमें इंसेंटिव नहीं होता। तो वो औज़ार ख़रीदते नहीं थे। वो कहते थे ये महंगा है, इस पे हम पैसा लगाएंगे तो हमें उतना मिलेगा नहीं जितना हम पैसा लगा रहे हैं। ये बहुत एक बुनियादी मेरे लिए एक इल्म हासिल करने का था, चूँकि किताबों में तो हमने पढ़ा था कि जापान, साउथ कोरिया, ये सारे मुल्क, उन्होंने उस वक्त सनती तरक्की हासिल की जब ज़मींदारी निज़ाम ख़त्म की वहाँ पर। लेकिन इस
सनती तरक्की और ज़मींदारी निज़ाम का जो लिंक है वो मुझे उस वक्त पता चला जब ये मर्दान का प्रोजेक्ट मैंने किया, कि जब तक शेयर क्रॉपिंग निज़ाम होगा जिसमें जो काश्त करता है वो मालिक नहीं है ज़मीन का, उस वक्त तक पूरी तरक्की हो नहीं सकती है। कुछ आदाद और शुमार इसके हवाले से मेरी अपनी जो तहकीक है उससे बताता हूँ क्यों ये जो ज़मींदारी का निज़ाम है जिसमें चंद ख़ानदान है जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है और हज़ारों ख़ानदान ऐसे जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, बेज़मीन है, ये इस निज़ाम का क्या नुकसान है। हमने हर डिस्ट्रिक्ट को स्टडी किया सिंध का। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां बहुत कम ज़मींदार हैं और बहुत ज़्यादा ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, मालिक है उसके, और कुछ ज़िले ऐसे हैं, बहुत कम है, शायद एक ही है, जहां पर ज़मीन की मिल्कियत की जो साइज़ है ज़मीन का वो छोटा है, यानी ज़मींदार ज़्यादा है। वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो खैरपुर है। खैरपुर में बड़े ज़मींदार नहीं है, और खैरपुर वो ज़िला है सिंध का जिसने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स, एम्बेसडर्स पैदा किया है, इसलिए कि वहाँ तालीम का रुझान है। जहाँ इसको हम लैंड कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। लैंड कॉन्सेंट्रेशन से मतलब ये है कि चंद ज़मींदार हैं, उनके पास बहुत ज़मीन है, तो जहाँ लैंड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ की जो शरह ख्वानदगी है वो 33% है, यानी 33% लोग पढ़ लिख सकते हैं। और जहाँ ज़मीन की तकसीम ज़्यादा मुनसिफाना है वहाँ जो गुर्बत की शरह जहाँ तकसीम बेहतर है वहाँ गुर्बत की शरह जो है वो 33% है, और जहाँ तकसीम अच्छी नहीं है वहाँ 75% गुर्बत है। जहाँ ज़मीन की तकसीम बेहतर है वहाँ लिटरेसी रेट, ख्वानदगी की शरह 42% है, 42% है, और ख़वातीन की 30% है। और जहाँ तकसीम अच्छी नहीं है, चंद ज़मींदारों के हाथ में ज़मीन है, वहाँ जो लिटरेसी रेट है वो 30% है, 42% के बराबर, और ख़वातीन की जो लिटरेसी रेट है वो 15% है सिर्फ। तो जहाँ तकसीम बेहतर है वहाँ तालीम बेहतर है, वहाँ गुर्बत कम है। जहाँ ज़मीन की तकसीम ठीक नहीं है, चंद लोगों के हाथ में ज़मीन है, वहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है और ये भी कम है। जो जितने ख़ानदान है देही एरिया में, देही इलाकों में, 47% पंजाब में देही ख़ानदान ऐसे है जो बेज़मीन है। 26% खैबर पख्तूनख्वा में बेज़मीन है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे एक लिहाज से मुनसिफाना है, इस लिहाज से। बलूचिस्तान में 57% है, और सिंध में सबसे ज़्यादा है बेज़मीन ख़ानदान 62%, यानी 2/3 ख़ानदान सिंध में, देही ख़ानदान जो ज़मीन के मालिक नहीं है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। जद्दोजहद ज़मीन के हवाले से, किसानों के हवाले से, उनकी हकूक़ के हवाले से पुरानी है, लेकिन जो तारीख़ आज के लिए हमारे लिए रेलेवेंट है वो 1930 से शुरू होती है, जब हैदर बख्श शितोई और उनके साथियों ने काम शुरू किया, जद्दोजहद शुरू किया। और वो शुरू वहाँ से हुआ कि जब सक्खर बराज बना, जो पहले लॉयड्स बराज कहलाता था, तो उसके बाद तकरीबन 10 लाख एकड़ ज़मीन बांटी गई, लेकिन उसमें सिर्फ
चंद हज़ार एकड़ ज़मीन थी जो हारियों को दी गई। 10 लाख एकड़ ज़मीन बांटी गई, जिसमें सिंध से बाहर के लोग भी थे, लेकिन जो हारी थे उनको चंद हज़ार एकड़ सिर्फ दिया गया। कई लैंड रिफॉर्म्स आए। अयूब खान का आया, उन्होंने मैक्सिमम लिमिट 500 रखी, और 1000 भुट्टो साहब ने जो है वो 115 और 115 एकड़ रखी और 300 एकड़। सेकंड राउंड में उसे 100 एकड़ कर दिया, लेकिन उसके बाद शरीयत कोर्ट ने कहा जी लैंड रिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, गैर इस्लामी है। मज़हब की बात बहुत की यहाँ पर। सिंध हारी कमेटी से अगर हम शुरू करें, उसमें एक नुमाया नाम जो जद्दोजहद में थे वो जीएम सैयद थे। उनके कुछ अल्फाज में पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, ज़मींदार इज़ द रेंट सीकर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, यानी रियासत के बिहाफ पे ये किराया लेते हैं किसानों से। उन्होंने कहा ये जो बीच में ज़मींदार और किसान, ये जो मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है, जो काश करता है वही मालिक होना चाहिए। और उन्होंने तो ये भी मुतालबा किया कि सारी ज़मीन नेशनलाइज कर ली जाए और हारियों में बांट ली जाए, यानी नेशनलाइजेशन की बात की थी उन्होंने। फिर ये सारे इसके सिलसिले में हारी इंक्वायरी कमेटी बनी। उसके अल्फाज है, उस पे जो है वो ये, नेक्स्ट टू वॉर पेस्टिलेंस एंड फमीन, जंग और कहत के बाद जो है, जो सबसे द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ पेजेंट इज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है वो गैर हाजिर ज़मींदारी है। ये 1930s और 40s की सारी जद्दोजहद है। कायदे आज़म ने भी इस पे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। I want to warn the zamindars and capitalists that they are living in luxury as a part of a satanic system. ये जो निज़ाम है ये शैतान का निज़ाम है। फर्स्ट 5-year प्लान जब बना उसमें भी बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये कहा, प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिफॉर्म इज फंडामेंटल टू ऑल डेवलपमेंट। We aim to build a rural society consisting of independent and self-reliant peasant proprietors. ये उर्दू में मुझे नहीं आता कैसे ट्रांसलेट करें, लेकिन बात ये कि ये सारी जो बातें हैं जीएम सैयद से लेके आज तक, ये सिर्फ अल्फाज ही रह गए हैं। और ज़हरा की बात को आगे करूँगा कि अच्छी अच्छी तकरीरें और शायरी से सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता और गुर्बत नहीं ख़त्म हो सकती। मैं पूरे सिंध में काम करता हूँ और भी सूबे में करता हूँ, सिंध देही इलाकों में जाता हूँ, हर जगह। आप कराची से ठट्टा क्रॉस करें, गगर फाटक क्रॉस करें, दुनिया बदल जाती है। जो गुर्बत आपको देखने को मिलती है वो, अभी 2 दिन पहले मैं ठट्टा, बदीन और थरपारकर से होके आया हूँ। वहाँ कुछ सेंटर्स हैं जहाँ औरतें आती हैं जो प्रेग्नेंट होती है या बच्चों को लेकर आती है। 1-1 किलो के बच्चे पैदा हुए हैं। उन ख़वातीन को मैं देखता हूँ, इतनी छोटी सी उनके जिस्म होता है, वो खुद खुराक से मारी हुई है। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। वो 1 किलो का बच्चा नहीं पैदा करेगी तो क्या करेगी। उनके मिट्टी हॉस्पिटल में वो उनका जो वार्ड है जहाँ ऑक्सीजन में रखा जाता है बच्चों को, वो भरा पड़ा है। और यूँ
मुझे देखना पड़ा कि वो बच्चा किधर है, नजर नहीं आ रहा था। ये सिंध है, आज का सिंध है, 2024 का सिंध है। ये इसलिए है कि हमने कॉमरेड हैदर बख्श जतोई और उसके जितने भी साथी बाद में आए और जितनी भी जद्दोजहद हुई, वो सिर्फ नारों और तकरीरों तक रखा है। मैं पिछले 40 साल से सिंध में काम करता हूँ, बलूचिस्तान में और सूबों में भी करता हूँ। सिंध में मेरा सबसे ज़्यादा काम है, सिंध और बलूचिस्तान में। मैं आपको बता सकता हूँ कि कहीं कोई गुफ्तगू में हैदर बख्श जतोई का नाम नहीं आया। ये आपका फेलियर है। जब आज सालगिरह है तो उनकी बात हो रही है, लेकिन क्यों उनके हवाले से जद्दोजहद नहीं चलती, क्यों उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं होती? इसलिए कि हमने नहीं किया। जो चीज़ करने की ज़रूरत है इस वक्त, आज की बात करें, माजी तो चलो जो कुछ उन्होंने किया वो तारीख का हिस्सा है। और सिंध बहुत एक खुशकिस्मत सूबा और सरजमीन है कि ऐसे लोग पैदा हुए। आज भी ज़रूरत है कि उनके रास्तों पे चलते हुए जद्दोजहद किया जाए। माई बख्तावर दोबारा कोई पैदा करने की ज़रूरत है। एक को ही हम हार पिना के न बातें करते रहे, और एक हैदर बख्श जतोई पैदा करने की ज़रूरत है। उनकी सिर्फ सालगिरह न मनाते रहे। जो चीज़ सिंध की तरक्की के हवाले से, माशी तरक्की के हवाले से ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो शेयर क्रॉपिंग का निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाए, ये टेनेंसी ख़त्म की जाए, और जितने इस वक्त टेनेंट हैं उसी ज़मीन की मिल्कियत उनको दी जाए। ये 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी जो मेरी सलाहियत है उससे, जब हम काश्तकार को मालिक बना देंगे तो सिंध तरक्की करेगा, क्योंकि पैदावार में इजाफा होगा, रोज़गार में इजाफा होगा। तो ये एक मुतालबा है जो हमें सबको करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़मींदारी निज़ाम ख़त्म होनी चाहिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो जब आप डेटा पेश करें तो वो बहुत अमीर डिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर के हवाले से आते हैं, लेकिन जब गुर्बत की रैंकिंग करें तो गुर्बत की रैंकिंग में भी सबसे ऊपर है वो। ये सिर्फ इसलिए है कि वहाँ जो पैदावार होता है वो अवाम उनके हाथ नहीं पहुँचता जिन्होंने उस पर पसीना बहाया है। जब तक ये नहीं बदलेंगे हम, जब तक टेनेंट को मालिक नहीं बनाएंगे, सिंध तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।